हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्क स्मार्ट यूपीएससी। तो आज है 30 मई 2025 और आज हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हैं वो कवर किए गए हैं। वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है नोट्स की फॉर्म में यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। और एक और चीज़ मेंशन की गई है कि कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस 1 हो, 2 हो या जीएस 3 हो, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। सो सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो अगर हम देखें तो अमेज़न ड्रॉट सिमुलेशन एक की गई है। यहाँ पर क्या हुआ है कि अमेज़न में एक पैच लिया गया है ब्राज़ील में किसी जंगल का, और वहाँ पर सूखे की स्थिति जैसे कि ड्रॉट सिमुलेशन की गई है। यहाँ पर बारिश को रोका गया है और उस पानी को किसी और जगह डाइवर्ट करके ये पता करने की कोशिश की गई है कि रेन फॉरेस्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ड्रॉट लाइक कंडीशंस का। चलिए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा-सा और। तो अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीएस 3 में एनवायरनमेंट में ये आ सकता है जिसमें कि इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज का क्या इफ़ेक्ट होगा, फॉरेस्ट कंज़र्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी एंड ईआईए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो जीएस 3 के रेलेवेंट है ये टॉपिक आपका। इसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्या है? कार्बन साइकिल, ग्रीनहाउस emissions, फिजिकल ज्योग्राफी, बायोम्स एंड इकोसिस्टम, क्लाइमेट पैटर्न्स, एल नीनो इफेक्ट। ये एल नीनो इफेक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, दिस इज आल्सो प्रेवलेंट इन साउथ अमेरिका जहाँ पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट एक्सपेरिमेंट जो ये किया गया है इसके बारे में बताया जा रहा है। इनिशिएटिव्स क्या हैं एंड व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोजेक्ट का नाम जो है दैट इज एसेकल फॉर प्रोजेक्ट एंड दिस इज देयर लैंग्वेज। तो ये 2000 में लॉन्च किया गया था ब्राज़ीलियन और ब्रिटिश साइंटिस्ट के कोलैबोरेशन में। एंड इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज फॉरेस्ट ड्रॉ स्टडी प्रोजेक्ट। तो इसका जो एम है, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज टू स्टिमुलेट अ फ्यूचर विद डिमिनिशिंग रेनफॉल इन द अमेज़न। तो मैं ये आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। अगर फ्यूचर में कभी अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि जिन्हें कि लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है और वो सबसे ज़्यादा कार्बन को स्टोर करते हैं अर्थ पे, तो अगर वहाँ पर फ्यूचर में कभी सूखे की स्थिति बन जाती है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस अगर वहाँ पे हो जाती हैं, तो उस इकोसिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ये पता करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका पर्पज़ क्या है? तो पर्पज़ मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये जो ड्रॉट होता है, ये रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। फॉरेस्ट का रिस्पॉन्स क्या रहेगा क्लाइमेट चेंज पे? जो कि ड्राई कंडीशन अगर प्रोलॉन्ग हो जाए 10 साल, 15 साल अगर ड्राई कंडीशंस रहें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? और उसके बाद इम्पैक्ट ऑन कार्बन स्टोरेज एंड रिलीज़, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो अगर कार्बन स्टोर हो रखी है उन रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा, तो अगर लंबे समय तक ड्रॉट चलेगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो लेट्स सी। इसमें मेथड क्या यूज़ किया गया है? देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो ये कहाँ पर लोकेशन है जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, दिस इज़ इन दिस कैहुआना नेशनल फॉरेस्ट इन ब्राज़ील। तो यहाँ पर हमें क्या किया गया है कि 1 हेक्टेयर का जो एरिया है, वहाँ पर 6000 प्लास्टिक के पैनल्स लगाए गए हैं, ताकि रेन नीचे ना आ सके और वहाँ से उस वाटर को डाइवर्ट कर दिया गया है। फॉरेस्ट फ्लोर से 50% ऑफ वाटर इज़ डाइवर्टेड, ठीक है? तो उस वजह से क्या किया गया है कि इस पानी को नीचे ज़मीन पे ना आ सके और सूखे वाली स्थिति जो है उसको हम यहाँ पर रेप्लिकेट कर सकें, ठीक है? और ट्रेंचेस को 4 मीटर तक डिग किया गया है ताकि लेटरल मूवमेंट पानी की ना हो पाए, उसके अंदर पानी सीप इन ना हो पाए इसलिए। एंड वाटर कलेक्शन रीडायरेक्टेड टू मेटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि हम सिमुलेट कर पाएँ सूखे वाली कंडीशंस रेन फॉरेस्ट में, ठीक है? तो दिस इज़ द मेथोडोलॉजी। सो इससे आगे चलते हैं। तो फाइंडिंग्स क्या हुई? ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो फाइंडिंग्स क्या हुई? 2000 में ये स्टार्ट हुआ था, तो 2025 चल रहा है, 25 इयर्स हो चुके हैं। तो फाइंडिंग्स के लिए तो ये सबसे पहले पता चला कि स्टार्टिंग में तो उन्हें सूखे से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रेन फॉरेस्ट को, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट 8 साल के बाद जो पता लगा कि बायोमास में डिक्रीज़ हुआ, ट्री हेल्थ
उससे डिटीरियरेट हुई। कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट, उस पे फर्क पड़ा। एंड मोर्टेलिटी इंक्रीज, मतलब बड़े जो पेड़ थे वो जल्दी दे स्टार्टेड टू डाई अर्लियर। ठीक है, सो ये एक कुछ वहाँ पे फाइंडिंग्स हुई हैं। एंड इसके अलावा 40% के इक्विवेलेंट अबव ग्राउंड वेजिटेशन और स्टोर्ड कार्बन जो थी वो भी वी हैव लॉस्ट। एंड कार्बन साइकिल के ऊपर क्या फर्क पड़ा है। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है, जैसा कि हम बोलते हैं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आपने पढ़ा हुआ है, कार्बन को एब्जॉर्ब करती है फॉरेस्ट। बट इस प्रोलॉन्ग ड्रॉ के बाद ये जो फॉरेस्ट थी ये कार्बन सिंक ना होके कार्बन एमिटर बन गई। सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। अगर कभी फ्यूचर में इस तरीके की ड्रॉट लाइक कंडीशंस आती हैं और रेन फॉरेस्ट में ये इस तरीके का सूखा पड़ता है, तो वहां से कार्बन रिलीज होगी एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ड्रॉट प्लस एल नीनो, ये एल नीनो इफेक्ट वहां पर भी होता है। आप यहाँ पे पढ़ते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में ला नीना और एल नीनो, बट एल नीनो इज नॉट प्रेवलेंट ओनली इन इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये बाहर भी है। सो ब्राजीलियन जो हमारी नॉर्थ अमेरिका है वहां पे भी एल नीनो होता है, तो इसकी वजह से भी फर्क पड़ा है। इससे आगे हम चलते हैं। तो कार्बन एमिशंस की इनसाइट की अगर बात करें तो जैसे कि पेड़ डाई करते हैं, पेड़ मरते हैं, कार्बन रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ये तो आपको पता है। और जो कि स्टोर्ड कार्बन है वो लूज कर देते हैं हम लोग टू द एटमॉस्फेयर, जिससे कि जो कार्बन का सिंक बना होता है उसको फर्क पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, आजकल ये क्या कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट। तो पैनल्स को अभी रिमूव कर दिया गया है। अब वो साइंटिस्ट जो वहां पर हैं वो फॉरेस्ट रिकवरी देख रहे हैं कि जितनी भी ये डिटेरियोरेशन हुई है उसको किस तरीके से ये इम्प्रूव करेगा। क्या फॉरेस्ट इम्प्रूव कर पाएंगी, क्या वो वापस से रेन फॉरेस्ट बन पाएंगी, ये चीजें चेक करने की वहां पे कोशिश हो रही है। यही एक्सपेरिमेंट है कि तो इसका ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड रिकवरी, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस है कि हमें ये पता लगेगा कि फ्यूचर में अगर कभी रेन फॉरेस्ट के ऊपर इस तरीके की कंडीशंस बनती हैं तो रेन फॉरेस्ट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो फ्यूचर रेन फॉरेस्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो बताएगा। और एक और बताता है कि अगर ये हमारे कार्बन सोर्सेज बन जाएंगे, जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये कार्बन सिंक्स हैं। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने अच्छे से ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सो दीज आर कार्बन सिंक्स। तो इफ prolonged drought happens in these areas, they might turn into or they eventually become carbon sources under prolonged drought। तो ये हमारी फर्स्ट न्यूज थी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो अभी हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे, विच इज क्लाइमेट चेंज एंड ग्लेशियल रिट्रीट। तो ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड की न्यूज़ है। सो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि द न्यूज़ इज़ अगर वर्ल्ड का टेम्परेचर 2.7 डिग्री से बढ़ जाता है तो सिर्फ 24% ग्लेशियर ही दुनिया में बचेंगे, जो कि हमारे फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है। आपने इसको थ्योरी में पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा हमारा फ्रेश वाटर जो है वो ग्लेशियर्स में ही पाया जाता है। इफ 2.7 डिग्री से ये बढ़ जाता है टेम्परेचर, तो फिर सिर्फ 24% ही ग्लेशियर्स बचेंगे, बाकी पिघल के सीज में, ओशियंस में पहुंच जाएंगे। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कि इस न्यूज़ में क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। सो प्रीलिम्स में इसकी इंपॉर्टेंस है। जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्शन, पेरिस एग्रीमेंट भी इसमें मेंशन है। एंड जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, क्या क्लाइमेट पॉलिसी इंडिया की है, नेगोशिएशन क्या है, जस्टिस क्या है। एंड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही कि क्लाइमेट पैटर्न्स, मॉनसून ये किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, ये सब कुछ इस न्यूज़ में आपको बताया गया है। ऐसे भी इस पे आ सकता है, सो इट इज़ आल्सो रेलेवेंट इन दैट एस्पेक्ट आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जो आर्टिकल है ये साइंस मैगज़ीन में पब्लिश हुआ है और इसकी फाइंडिंग्स जो हैं कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2.7 डिग्री से बढ़ जाता है तो 24% ही ग्लेशियर्स बचेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो पहले भी एस्टिमेट्स थे उन्होंने भी इसको एस्टिमेट किया था, बट दीज एस्टिमेट्स अंडर एस्टिमेटेड द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज।
तो अब वाली जो इस समय पे जो हमारी न्यू फाइंडिंग्स हैं, वो काफ़ी पेसिमिस्टिक हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है, नेगेटिव हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5% पे भी लिमिट कर दिया गया, आप जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट में यही साइन हुआ है कि 1.5 डिग्री फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल हमें इसको रोकना है। 1.5% से ज़्यादा हमारा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इतना भी हम करेंगे तो उससे 54% को ही प्रिज़र्व किया जा सकता है। 46% will still be lost. So this is the new finding. That's why it has been called pessimistic. Alright? तो इससे आगे हम चलेंगे। इससे आगे अगर हम देखें तो ग्लेशियर लॉस के जो प्रोजेक्शंस है वो काफ़ी क्रिटिकल बताई गई हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर 1.5% इंक्रीज़ होगा, तो ये ग्लेशियर मास 39% से लॉस हो जाएगा 2020 लेवल से अगर हम, ठीक है? एंड 113 एमएम का सी लेवल बढ़ जाएगा इसमें, ऑलराइट? सेंसिटिविटी कितनी है? हर 0.1 डिग्री के राइज़ पे ये 1.5 और 3 डिग्री इंक्रीज़ नॉन नॉन लीनियर होता है, मतलब आपको मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि अगर जैसे हाइली वल्नरेबल एरियाज़ हैं, स्कैंडिनेवियन जो हमारा एरिया है जिसको जैसे हमारा आप ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं, मैप्स भी आप करते हैं उसके, जैसे फ़िनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, तो ये कंट्रीज़ हैं, इनका अगर हम 2 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा ग्लोबल टेम्परेचर तो सारे ग्लेशियर्स खत्म हो जाएँगे। आप जो एक ज्योग्राफी में देखते हैं, ज़ॉर्ड्स आप देखते हैं एक नॉर्वे में एक हमारा लैंडफ़ॉर्म है, तो वो उसी उसी वजह से है कि वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। अगर ग्लेशियर्स खत्म हो जाएँगे, तो वहाँ पे ये कोई चीज़ नहीं बचेगी। रॉकीज़ रॉकीज़ आप जानते हैं यूएसए में है, वेस्टर्न कनाडा एंड यूएस, तो वहाँ के 71% ग्लेशियर्स लॉस हो जाएँगे 2 डिग्री वार्मिंग के ऊपर। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हिंदू कुश हिमालयाज़ में सिर्फ़ 25% आइस बचेगी अगर 2 डिग्री वार्मिंग हो जाती है। सो ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स उन्होंने हाइलाइट की हुई हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इससे आगे अगर हम चलें, तो नेक्स्ट इज़ सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। सो इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो हमारी गंगा, इंडस जो कि एंड ब्रह्मपुत्रा, तो इंडस इज सिंध, तो ये तो पाकिस्तान में है, इट फीड्स इंडिया एंड बांग्लादेश, और गंगा मेजॉरिटी मेजॉरिटी इंडिया में ही है। तो ये इसके जो बेसिन हैं, इसमें मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो डिपेंड करते हैं, तो उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है, उनकी लाइवलीहुड है, उन पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा एंड इसकी वजह से वाटर अवेलेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। क्योंकि अगर पानी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी काफ़ी इम्पैक्ट होगी उससे। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इसमें स्टडी में बताया गया है कि क्या है इसका, तो 21 साइंटिस्ट ने 10 कंट्रीज़ से ये हमने पूरी स्टडी की हुई है एंड हाई रेज़ोल्यूशन मल्टी मॉडल सिमुलेशन की हैं 2 लाख ग्लेशियर्स के आसपास। दिस इज़ नॉट वेरी इंपोर्टेंट, दिस इज़ जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो यू जस्ट डोंट नीड टू नो इन दिस डिटेल कि कितने ग्लेशियर्स को इन्होंने किया है, ठीक है? अ एंड इसमें ये बताया गया है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, कि जो ग्लेशियल रिट्रीट है दैट इज़ वर्स देन विजिबल सरफेस लॉस। मतलब ये है कि ग्लेशियर्स का अपनी मूवमेंट करना, एक जगह से या पीछे जाना या आगे जाना ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ वर्स देन सरफेस लॉस। अगर वॉल्यूम हमें कम दिख रही है, दैट इज़ द वर्टिकल, अगर वर्टिकली अगर कम हो रहा है, सो दैट इज़ उतना वो खतरनाक नहीं है हमारे लिए जितना कि रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर हमारे लिए खतरनाक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? देखिए, ग्लेशियर जो है एक की इंडिकेटर है क्लाइमेट, ये हमें बताते हैं कि अगर ग्लेशियर अगर कम हो रहे हैं, उनकी वॉल्यूम अगर कम हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। एंड जो अभी करंट पॉलिसीज़ चल रही हैं, जो उनके एक्शंस हैं, गवर्नमेंट जो भी एफर्ट्स लेगी या फिर नहीं लेगी, अगर हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो उसके एक्शंस सेंचुरीज़ तक पता चलेंगे, और अगर नहीं बनाते हैं, वो भी हमें सेंचुरीज़ तक पता चलेंगे। एंड इसमें जो है हमें ये बताया गया है कि हमें 1.5 डिग्री, जो कि हमारा पेरिस एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट में जो 1.5 डिग्री की जो बात की गई थी,
इसको अर्जेंटली हमें इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि कैटास्ट्रॉफिक ग्लेशियर लॉस को कम किया जा सके। ऑलराइट? तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं व्हिच इज़ दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। सो ये भी एक रिपोर्ट ही है राइजिंग ओबेसिटी हाइपरटेंशन अमंग स्टूडेंट्स मोर इन प्राइवेट स्कूल्स। तो ये बताया गया है कि जो मोटापा है और हाइपरटेंशन जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है। ये स्टडी अभी आई है, तो जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में ज़्यादा कि इसमें क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें जो फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है ही। ऊपर से जीएस पेपर 1 में जो हमारा सोसाइटी वाला पार्ट है, जिसमें कि रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज वाला पार्ट है, उसमें भी ये चीज़ हमें इम्पोर्टेंट रहेगी। हम मेंस में इसको आंसर्स में कोट कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 में भी कि डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। एंड जीएस3 में जो हमारा टॉपिक है हेल्थ, न्यूट्रिशन और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ का, उसमें भी ये वाला टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक और जानते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। तो जो पहली की फाइंडिंग ऑफ द स्टडीज़ हम देखेंगे कि इसको अप्रॉक्सिमेट 4000 स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया है दिल्ली के स्कूल में। एंड द स्टडी इज़ बीइंग डन बाय एम्स। तो एम्स दिल्ली ने इस स्टडी को किया है और एवरेज एज बच्चों की थी 13.4 ईयर्स। और इसमें खास बात ये है कि कंपैरिज़न किया गया है प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स के बीच में। तो इसमें आप ये बात ध्यान दीजिए कि जो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके बीच में डिफ़रेंस भी काफ़ी आया है। अब आप अभी आगे जानेंगे कि वहाँ के दोनों स्कूल्स के बच्चों में कितना ज़्यादा फ़र्क है हेल्थ वाइज़ भी। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़ जो है कि प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी। तो मोटापा जो है वो काफ़ी प्रेवलेंट है। तो प्राइवेट स्कूल में अगर हम देखें तो जनरल ओबेसिटी इज़ 24% एंड सेंट्रल एब्डोमिनल मतलब जो बच्चे जिनको आप लोग एब्डोमेन वाले एरिया से जो थोड़ा फैट होता है उनमें दैट इज़ 16.77%। पब्लिक स्कूल्स में ये देखिए कितना कम है। दिस इफ यू कंपेयर इट्स 24%, इट्स 4.4%। तो जो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज़ हैं हमारी कंट्री में, वो हमें इतने डीप लेवल पर भी दिखती हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चों में ओबेसिटी कम है प्राइवेट स्कूल के बच्चों के कंपैरिज़न। हम इसमें और आगे देखेंगे, इसमें और भी चीज़ें बताई गई हैं इसमें रिलेशन में। और इससे पहले 2006 में एक स्टडी हुई थी। तो उस स्टडी से अगर हम 2025 की स्टडी को कंपेयर करें, तो ओबेसिटी प्रेवलेंस उस टाइम पे 5% थी। इस टाइम पे इट इज़ 24%। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है इन 20 सालों में बच्चों की हेल्थ। ऑलराइट? तो लेट्स सी आगे क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो है हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन भी हार्ट से रिलेटेड होती है। इसको कुछ लोग नॉर्मल लैंग्वेज में ब्लड प्रेशर भी बता देते हैं। द हाई ब्लड प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। तो ये दोनों स्कूल के बच्चों में हुआ है पब्लिक स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल में भी। बट इट इज़ मोर प्रेवलेंट इन प्राइवेट स्कूल बिकॉज़ आप देख रहे हैं कि 24% और 4% का है एवरेज। तो ये हाइपरटेंशन भी डिफरेंस दिखेगा ही दोनों स्कूल के बच्चों में। सो ये आप देख रहे हैं कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बच्चों में है एंड दैट टू इन प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स आल्सो। ऑलराइट? इसके बाद ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम आप जान लीजिए क्योंकि इस तरीके की चीज़ें यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो किस तरीके की चीज़ है या किस चीज़ से एसोसिएटेड है। आपको बहुत ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू हैव अ जनरल आइडिया कि क्या चीज़ है। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड बाय 3 और मोर ऑफ द फॉलोइंग जिनमें ये चीज़ें नॉर्मल से ज़्यादा हों। अगर इन 5 में से कोई भी 3 हैं, तो उसको दैट पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सो हाई वेस्ट सर्कमफ्रेंस किसी की कमर नॉर्मल से ज़्यादा है। ब्लड ग्लूकोज़ लेवल जो आप टेस्ट कराते हैं ब्लड का, ब्लड शुगर भी जिसे कहा जाता है, दिस इज़ ब्लड शुगर टेस्ट। ये अगर उसका नॉर्मल नहीं है, जिसकी जो एचडीएल लेवल्स हैं, जिसे जिसे कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, वो कम है, जितनी होनी चाहिए उससे। ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई हैं एंड ब्लड प्रेशर भी जिसका हाई है। तो इनमें से जो 3 चीज़ें होंगी, जिसमें भी दैट पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो प्राइवेट स्कूल्स में 35% बच्चों में ये था एंड आई एम सॉरी एंड इसके अलावा
जो पब्लिक स्कूल के बच्चे थे उनमें ये 46% लोगों में था। सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी डिस्पैरिटी, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंस है, बट ये उनके जो नंबर एवरेज नंबर था वो दैट इज़ दिस, जी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो ये मेन चीज़ है, अगर यहाँ पे किसी एक पैरामीटर में फ़र्क आ रहा है, तो दैट्स ऑल्सो अ थिंग, बट आपको इसमें ज़्यादा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीप में नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं होती, कितना परसेंट कहाँ पे है, तो दैट्स फाइन। इससे आगे हम चलते हैं कि अदर हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, क्या है? हाई बीएमआई बट स्टिल मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। तो देखिए बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। तो ये एक एवरेज है कि आपका जो हाइट है और आपका जो वेट है, उनका। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे की हाइट 5 फीट है और उसका वेट अगर 100 किलो है, तो वो बीएमआई उसका बहुत ज़्यादा हाई होगा एंड दैट इज़ अनहेल्दी। ठीक है? तो इसका अगर आप देखें तो 43% ऑफ स्टूडेंट्स में दैट इज दीज गाइज आर मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। तो ये आप इसमें नोट कर लीजिए कि हाई बीएमआई प्रेवलेंट है 43% स्टूडेंट्स में। एंड दिस एक और टर्म आ चुकी है यहाँ पर जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, डिस्लिपिडेमिया। तो दिस इज इसको अगर आप याद कर सकें या ध्यान रख लीजिएगा, तो 34% स्टूडेंट्स में पाया जाता है। ये जो हमारी डिसलिपिडेमिया है, इसका क्या मेन चीज़ होती है इसमें? इसमें ये चीज़ें होती हैं, इसमें हाई ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं, लो एचडीएल होती है, दिस इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल, याद रखिएगा, पीछे आपको बताया है, एंड लो एलडीएल। ठीक है? सो दीज़ 3 थिंग्स होगी इस पर इस कंडीशन में। तो जो गुड लेवल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो एचडीएल है, ये पब्लिक स्कूल के बच्चों में, सरकारी स्कूल के बच्चों में ज़्यादा प्रेवलेंट है। दिस इज़ आल्सो फाउंड आउट इन दैट स्टडी। तो अगर हम आगे चलेंगे, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मेंस के आंसर्स में आपको काम आ सकती हैं। सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं इसके? तो सबसे पहली चीज़ तो है डायटरी हैबिट्स। तो डायटरी हैबिट्स में क्या आएगा? जो बच्चे ये प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड्स लेते हैं, शुगरी स्नैक्स लेते हैं एंड कंजम्पशन ऑफ अफोर्डेबल जंक फूड। ये स्टडी में पाया गया है कि स्कूल के आस-पास जितने भी जंक फूड वाले ठेले होते हैं या जो मतलब सस्ते में अफोर्डेबल होते हैं, क्योंकि वो तो बच्चे ले पाते हैं क्योंकि उनको पॉकेट मनी कम मिलती है कंपैरेटिवली, तो उसमें वो अफोर्ड कर पाते हैं जंक फूड को, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ दिस ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रन। ठीक है? एंड दूसरी चीज़ जो आ चुकी है आजकल, फिजिकल इनएक्टिविटी। तो देखिए आजकल फ़ोन्स हैं, इंटरनेट है, टीवीज़ हैं, सो बच्चे उनमें ज़्यादा लगे रहते हैं एंड देयर इज़ आउटडोर प्ले जो है वो बहुत ही कम है। एंड एक्सेसिव मोबाइल यूज़ जो कि आप देख सकते हैं, आप अपने आस-पास के बच्चों को भी देखेंगे, तो एक्सेसिव मोबाइल यूज़ तो इज़ वेरी प्रेवलेंट अमंग दीज़ चिल्ड्रन। तो दूसरी चीज़ है कि पुअर डाइटरी क्वालिटी। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डाइटरी क्वालिटी वैसे भी इन जनरल भी अच्छी नहीं है, बट मिड डे मील्स में भी ये पाया गया है कि द डाइटरी क्वालिटी ऑफ मिड डे मील्स इज़ नॉट अप टू द मार्क। ठीक है? सो ये भी है कि अपस्पेंड कैलोरीज़ बीइंग कन्वर्टेड इंटू फैट्स, मतलब इसका यही है कि अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो और हम कैलोरीज़ को बर्न नहीं करेंगे, तो वो जो हमारा जो कैलोरीज़ हैं, एक्सेसिव कैलोरीज़ जो बच गई हैं क्योंकि हम मोबाइल नहीं थे, हमने कोई एक्टिविटी नहीं की, उसकी वजह से वो फैट में कन्वर्ट हो रही हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रीज़न क्या है। अगर हम इसमें नेक्स्ट देखें, तो रिकमेंडेशंस क्या दी गई हैं? तो सीबीएसई ने स्कूल्स को डायरेक्ट किया है कि आप शुगर बोर्ड्स लगाएँ, बोर्ड्स में बताएँ कि क्या-क्या शुगर के रिस्क हो सकते हैं, ताकि बच्चे थोड़े अवेयर हों। मगर बच्चे अवेयर होंगे या नहीं, उससे ये तो टाइम ही बताएगा। तो एक्सपर्ट्स ने भी कुछ सजेस्ट किया है, जैसे कि मिड डे मील की क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन और फाइबर का इंटेक बच्चों में बढ़ा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ these sugary कार्ब्स रिच फूड्स, आप प्रोटीन और फाइबर का इंटेक बढ़ाइए। ये जो नेक्स्ट जो मैंने बात बोली, एंड फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट कीजिए। जिस तरीके से भी कर सकते हैं आप कीजिए, या फिर आप स्कूल में कुछ आवर्स दीजिए बच्चों को ताकि वो फिजिकल एक्टिविटी कर सकें, या फिर आप उनके पेरेंट्स को एजुकेट कीजिए, जो कि नेक्स्ट है ऑन न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स। ऑलराइट? इसके बाद इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या है? ये जो बच्चों में ओबेसिटी हो रही है, देखिए इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिसीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो ये तो अंडरस्टूड ही है कि अगर अगर आप हेल्दी नहीं होंगे, आपका वेट ज़्यादा होगा, अगर हाइपरटेंशन होगी, तो दीज थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। और इसमें जो अर्जेंट नीड है दैट इज़, सबसे पहले तो अर्ली लाइफस्टाइल इंटरवेंशन की नीड है, जो कि
बच्चों को बताया जाए कि किस तरीके से उनको अपनी डाइट हैबिट्स रखनी है और उन्हें किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ये बताया जाए। कल्चरल चेंज इन फूड हैबिट्स, मतलब फाइबर और फाइबरस फूड्स हो गए हमारे, प्रोटीन रिच फूड्स हो गए, उनको प्रमोट किया जाए बच्चों के बीच में, कल्चरल चेंज लाया जाए और ये चीज़ें दूर की जाएँ, जैसे कि हमारी ये जो शुगरी फूड्स हैं, कार्ब रिच फूड्स हैं, इनको कम ध्यान दिया जाए। एंड अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, इन दोनों पे, ये जो 2 टर्म्स हैं, इनको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। दीज़ आर इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो अंडर न्यूट्रिशन इज़ दैट कि वहाँ पे आपको जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जो चाहे आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हों एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अगर आप इनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ अंडर न्यूट्रिशन। ये पॉवर्टी की वजह से ज़्यादातर आता है, ये वाला। बट ओवर न्यूट्रिशन इसका अपोज़िट होता है। मान लिया बच्चा बिलॉन्ग्स टू अ रिच फैमिली और वो जंक फूड खा रहा है एंड ही इज़ बिकमिंग ओबीज़, तो उसको ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। सो जो इसमें अर्जेंट नीड बताई गई है कि इन दोनों पे ही ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी अगर एक पे हम ध्यान देंगे, दैट विल नॉट सफाइस। ओके? तो नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है, दैट इज़ ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण मैम, इन्होंने एक स्पीच दी है जिसमें इन्होंने बताया है कि रोल ऑफ एआई क्या होने वाला है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों हो जाता है, ये जानते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जीएस पेपर 3 एसएनटी में एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आजकल बने हुए हैं मेन। एंड द सेकंड टॉपिक विल बी द इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमी। इसके बारे में ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर बात की है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ये फ़र्क डालेगा। एआई को किस तरीके से हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारी प्रोडक्शन में, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, वो भी इसमें आ जाएगा। एंड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस भी बताए गए हैं कि ग्लोबल टेक में इंडिया का क्या रोल है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सो इसमें भी ये रिलेट हो जाएगा और एसेस तो इस पे आते ही रहते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दीज़ पार्ट्स ऑफ योर सिलेबस। सो लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट जान लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली को यहाँ पे एड्रेस कर रही थी, वहाँ पे ये बातें बोली गई हैं और इसका फोकस जो था, रोल ऑफ एआई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडियाज़ विज़न टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। तो किस तरीके से एआई का रोल होने वाला है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और किस तरीके से एआई सप्लीमेंट करेगा हमारी ग्रोथ को टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। सो लेट्स गो अहेड। तो सबसे पहले की पॉइंट्स हम जान लेते हैं कि एआई और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो ये बात सिंपल है कि एआई इज़ पिवटल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और हमें अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है दुनिया की, तो एआई में हमें आगे जाना ही होगा। इसका एक और रीज़न है कि जो बाकी कंट्रीज़ भी हैं जैसे कि यूएस हो गया, चाइना हो गया, दे आर फार अहेड ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ एआई इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम देखें, सो वहाँ पे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, ये सारे यूएस से आते हैं और चाइना ने भी अभी अपना एआई पेश किया है दुनिया के सामने। तो इंडिया का भी ऐसा अपना कोई एआई नहीं है। सो ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई इज़ पिवटल फॉर इंडियाज़ राइज़। दूसरी बात ये है कि प्रोडक्टिविटी गेन्स जो एआई एडॉप्शन से होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। एंड तीसरी बात ये है कि इंडस्ट्रीज़ को खुद आगे आना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना चाहिए, ताकि ना कि ओल्ड फैशन के साथ ही हम चलते रहें, बिकॉज़ उसकी वजह से वी मे लैग इन प्रोडक्शन और अगर हम कंपेयर भी करेंगे दुनिया से, तो वी विल लैग बिहाइंड अगर हम एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे। सो ये एआई से इसका रिलेशन था। सेक्टोरल इम्पैक्ट तो देखें कि देखिए कोई भी इंडस्ट्री आजकल ऐसी नहीं है जहाँ पे एआई का यूज़ नहीं हो रहा है। आप चाहे हेल्थ इंडस्ट्री ले लें, आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग ले लें, आप चाहे कोई भी ले लें, यहाँ तक कि आप पोर्ट्स भी ले लें, स्पेस ले लें, हर एक इंडस्ट्री में एआई का यूज़ हो रहा है। सो नो इंडस्ट्री इज़ अनटच्ड, ठीक है? और अगर हम इसमें इसको एआई को इम्प्लीमेंट करेंगे, सो वी कैन लीपफ्रॉग इन डेवलपमेंट मॉडल्स, ओके? अगर हम इससे आगे चलें, तो देखिए टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट, तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसका अगर एग्ज़ाम्पल्स हम देखें,
सो उन्होंने ये बताया कि अगर हमने इसको पहले अडॉप्ट कर लिया होता, तो जो पिछले इंडस्ट्रियल फेजेस थे, उसमें हम और अच्छे से ग्रोथ कर पाते, हमारी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो पाती। सो इस समय पे हमें पीछे नहीं रहना चाहिए एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रांजिशन कैसे करेंगे हम नॉर्मल टू ग्रीन ग्रोथ, जैसे कि मतलब कार्बन कार्बन एमिशंस जो अभी हो रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करना है और ग्रोथ भी करनी है, मतलब कि ग्रीन ग्रोथ अलोंग विद डेवलपमेंट। तो इसमें एफएम ने कहा कि हमें बैलेंस्ड अप्रोच पे ध्यान देना होगा। हमें फॉसिल फ्यूल्स पे पूरी तरह से डिपेंडेंस को देखिए पूरी तरह से तो कम नहीं किया जा सकता बट अवॉइड किया जा सकता है जहाँ पर कर सके। तो ट्रांजिशनिंग टू क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। अब इसमें हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है हमारा, ये आप सुनते रहते हैं न्यूज़ में, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट प्लस हमारे जो सोलर से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, इनमें हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी डिपेंडेंस है, उसको हम कम कर सकें। तो यही है कि बैलेंस अप्रोच से हमें चलना होगा और इसके अलावा भी हम मल्टीलेटरल एंगेजमेंट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस से हम लड़ सकें। ऑलराइट, इससे आगे अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स क्या ले रही है गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है एंश्योर टेक्नोलॉजिकल एक्सेस टू वेरियस स्कीम्स एंड नेगोशिएट क्लाइमेट कमिटमेंट्स विद डेवलप्ड नेशन। ये जो आप देख ही रहे हैं कि अभी सीओपी हुआ है, तो उसमें भी हमने कुछ पॉइंट्स अपने रखे हैं फंडिंग के रिलेटेड। सो आप उसमें देख ही रहे हैं, करंट की क्लास है तो मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। और उन्होंने ये बताया कि हमारी जो पार्टनरशिप है ग्लोबल फोरम्स में जी20 क्वाड, ये भी उन्होंने बताया है। ठीक है? और तो आगे एक और इम्पोर्टेंट जो इसमें बात डिस्कस हुई है, दैट इज़ डिफेंस टेक एंड एआई। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी में एआई को किस तरीके से इनकलकेट किया जा सकता है, तो एआई हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ा रहा है। एम्फेसिस उन्होंने बताया कि इसमें जो इंटरऑपरेबिलिटी है डिफेंस सिस्टम्स के बीच में, ये इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ एयर, सी एंड लैंड। इन तीनों हमारे जो फोर्सेस हैं, इनके बीच में जो उनका कनेक्शन है वो परफेक्ट तरीके से बैठ सके, कोई भी एक सिस्टम को दूसरा यूज़ कर सके एंड इसकी वजह से हम और एफिशिएंट होंगे अपने डिफेंस में भी। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है कि किस तरह से हमारी तीनों फोर्सेस ने साथ में मिलके कैपेबिलिटीज़ दिखाई। तो ये था हमारा डिफेंस टेक और एआई के लिए। नेक्स्ट अगर हम इसका फिर कंक्लूज़न देखें, जो यहाँ पे सारी बातें हुई हैं, तो इसका कंक्लूज़न यही निकलता है कि एआई इज़, देखिए, ये एक यूनिक एम्पावरमेंट है। आपको समझने की ज़रूरत ये है कि एआई एक बहुत ही अलग तरीके की चीज़ है जो हमारी हिस्ट्री ऑफ सिविलाइज़ेशन में हुई है। तो ये वैसे तो बहुत चीज़ें कर सकती हैं बट यहाँ पे हम सिर्फ इकोनॉमिक अगर इसको एस्पेक्ट में देखेंगे, बिकॉज़ फाइनेंस मिनिस्टर वाज़ टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये हमारा सेल्फ रिलायंस को ड्राइव कर सकती है और इकोनॉमिक रेज़िलियंस को भी ये हमारी बढ़ा सकती है। तो अगर हम करते हैं इसको इंटीग्रेट, फिर तो इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छी होने वाली है। बट अगर इफ वी लैग बिहाइंड, तो उसकी भी कॉन्सिक्वेंसेस अच्छी नहीं होने वाली हैं, वो हमारे लिए सही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वी नीड टू इंटीग्रेट एआई into our systems, whether in our industry, whether in our defense sector or in any other sector, हमें उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। ओके, सो एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ व्हिच इज़ रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो यहाँ पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ फ्यूचर की कोई भी टॉक्स नहीं होगी जब तक कि वो पूरी तरह से टेरर को सप्लीमेंट करना बंद कर देता है। तो जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में और ज़्यादा। तो सबसे पहले हम रेलेवेंस देखेंगे। सो इसमें जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस आप जानते हैं, ये इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं, आप देख लीजिएगा। एंड इसके अलावा जीएस 3 सिक्योरिटी में आ सकता है, टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एसए भी इस पे आ सकता है, तो वहाँ पर भी ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा। तो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द न्यूज़। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स क्या दी गई हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन के द्वारा। तो इसमें यही बताया गया है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ट्रेड के ऊपर, इंडस वाटर वाटर ट्रीटी के ऊपर और जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर तब तक कोई बात नहीं करेगा जब तक कि पाकिस्तान टेररिज्म को पूरी तरह से स्पॉन्सर करना बंद नहीं कर देता और
इलीगली ऑक्युपाइड एरियाज जो हैं पीओके के उन्हें छोड़ नहीं देता। इसका मतलब ये है कि बायलैटरल ट्रेड्स तो नहीं होगा, बट इस इंडस वाटर ट्रीटी ये भी एब्सेंस में रहेगी जब तक ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान दूर नहीं करता है। कंडीशन फॉर एंगेजमेंट क्या है? तो देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के बीच हर एक तरीके की टॉक, एंगेजमेंट बायलैटरल होंगी। यहाँ पे हम किसी को भी मीडिएट नहीं करने देंगे। जैसे कि अभी यूएस ने कहा कि हमने ये वॉर रुकवाई है, तो इंडिया ने इसको पूरी तरह से डिनाई किया है कि इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, और आगे के लिए भी हर तरीके की एंगेजमेंट बायलैटरल ही होने वाली है। सो एंड उन्होंने ये जो आपको बता दिया कि टेररिज्म और पीओके के बारे में ये हमारे स्पोक्स पर्सन ने कहा। नेक्स्ट इज़, देखिए बैकग्राउंड तो आपको पता ही है कि टेररिज्म कंसर्न्स हमारे यहाँ है। पाकिस्तान को अक्यूज़ किया जाता है कि लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद रिस्पॉन्सिबल हैं उरी और पुलवामा में अटैक के लिए। बट पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता है, उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम है। ठीक है? कश्मीर इश्यू जो है, तो हम इसको पीओके अपना हिस्सा मानते हैं, जो कि है भी। गिलगित-बल्तिस्तान के साथ, तो पीओके प्लस गिलगित-बल्तिस्तान, सो ये हमारा एरिया है, एंड पाकिस्तान ने इसको 1947 से ऑक्युपाई किया हुआ है। देखिए, इससे पहले भी टॉक्स हुई हैं जेएंडके के लिए, बट वो रुक गई थी बिकॉज़ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है, एंड इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। सो दीज़ 3 आर द अ, बैकग्राउंड, इसके बारे में आपको पता ही है। सो रीसेंट डेवलपमेंट्स ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जो हुआ है कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं थ्रू आवर मिसाइल्स अटैक्स एंड अनमैन्ड ड्रोन अटैक्स, तो टेररिस्ट कैंप्स पे। तो आप ये देख लीजिएगा, एंड इसके अलावा 2016 के बाद कोई भी टॉक्स नहीं हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच बायलैटरल इश्यूज पे। 2019 में जब हमने इसको आर्टिकल 370 को रिमूव किया था, उसके बाद भी और एस्केलेट हुई है टेंशन। ऑलराइट, तो अगर हम नेक्स्ट देखें इसके अलावा, सो होल्ड ऑन, तो इंडिया की पोजीशन क्या है? देखिए, सबसे पहली पोजीशन तो इंडिया की यही है कि हमें इसको बायलैटरल रेज़ोल्यूशन चाहिए हमें इसका। हमें इसमें कोई भी थर्ड पार्टी मीडिएट नहीं करनी। तो अगर यूएस बोलता है हम इसमें बीच में आएँगे, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। ऊपर से द सेकंड थिंग व्हिच इंडिया फोकसेस ऑन, टेरर फ्री एनवायरनमेंट, कि किसी भी प्रकार का टेररिज्म हमारे देश में नहीं होना चाहिए, एंड पाकिस्तान को डिसमेंटल करना होगा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी वहाँ पे अभी चल रहा है। ओके, सो दिस इज इंडिया पोजीशन। नेक्स्ट इज पाकिस्तान ने क्या एक्शन लिया है? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस हैं कि वो कश्मीर में जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको फंड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट हैं। जो दिस इज वेरी सीरियस एलिगेशन। देखिए, इंटरनेशनल रोल क्या है? ये टर्की के साथ एंगेज करता है, ईरान, अज़रबैजान, इंडिया को काउंटर करने के लिए कश्मीर इश्यू में। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा था। Even we can add China in this because China also supported Pakistan during ऑपरेशन सिंदूर। टर्की ने तो अपनी नेवी और नेवी की भी हेल्प भेजी है, और एयर सपोर्ट भी उन्होंने दी है। मतलब वहाँ पे उन्होंने उनको हेल्प भी प्रोवाइड की है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ईरान हैज़ बीन अ सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान, और अज़रबैजान, अभी इन 3 कंट्रीज़ में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की अ, अभी एक, जस्ट होल्ड ऑन। ओके। तो अभी उन 3 कंट्रीज़ में उनका एक दौरा रहा है, जहाँ पे इन्हीं 3 कंट्रीज़ के हेड से वो मिले हैं, और उन्होंने अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग किया है। लेट्स मूव। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं? देखिए, रीजनल स्टेबिलिटी जो है, उसको ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा कि ये जो कंटिन्यूड स्टैंड ऑफ है, इसकी वजह से एस्केलेशन हो सकती है, और जो साउथ एशिया है हमारा, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, ग्लोबल स्टांस की अगर हम बात देखें, तो इंडिया की पोजीशन काफ़ी फ़र्म है कि हम जब तक आप इसमें टेररिज़्म को ख़त्म नहीं कर देते, हम इसमें आगे कोई बात नहीं करेंगे, एंड दिस माइट आइसोलेट पाकिस्तान फर्दर। ओके? सो ये जो हमारी कुछ न्यूज़ थी, ये हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं, जितनी भी सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए, और इसी तरीके से हम डेली इसको कवर किया करेंगे, जिसमें कि आपको बताएँगे कि कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और क्या हमें पढ़ने की ज़रूरत है। हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक न्यूज़ पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ रहे हैं। इसीलिए वी हैव एनालाइज़्ड ऑल दिस फॉर यू,
और इसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो इस वाली वीडियो में हमने कवर किया है सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको, और दूसरी वीडियो अभी थोड़ी देर में आने वाली है जिसमें कि हम एडिटोरियल्स, डेली एडिटोरियल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम कवर करेंगे और इस तरीके की ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अलोंग विद दीज़ काइंड ऑफ नोट्स वहाँ पे हम प्रेज़ेंट करेंगे। तो काइंडली आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज़ दिस इज़ अ न्यू चैनल, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ शेयर दिस विद योर फेलो एस्पिरेंट्स, एंड काइंडली स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो कि आ रही है, एंड उसमें हम एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे, आज के एडिटोरियल्स को। So thank you so much for being with me, and I'll be back after some time with that editorial video. So thank you so much.